अभी तक हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट कर ली, क्रेब साइकिल कंप्लीट कर ली। अब आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में क्या क्या डिफरेंस है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में डिफरेंस क्या क्या है तो पढ़ने वाले हैं। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। तो पहला डिफरेंस सबको पता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन, सभी को पता है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है। ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में होती है, आपको पढ़ा चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है। और क्रेब साइकिल अकर इन, क्रेब साइकिल होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। आपको पहला डिफरेंस क्लियर हो गया कि ग्लाइकोलाइसिस आपकी साइटोप्लाज्म में होगी, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, और की आपकी क्रेब साइकिल होगी जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी। दूसरा डिफरेंस, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कहीं ऑक्सीजन लगती है। नो ऑक्सीजन कंजम्पशन, नो ऑक्सीजन कंजम्पशन, कहीं पे भी ऑक्सीजन कंजम्पशन नहीं होगा। जबकि ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल में ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडेशन होगा। या बोलेंगे, ठीक है, या इस तरह समझते हैं, इस पूरी ग्लाइकोलाइसिस में, पूरी ग्लाइकोलाइसिस डाइट जहां पे क्रेब साइकिल मिलने लगेगी, पूरी ग्लाइकोलाइसिस में नो CO2 आर रिलीज, कहीं भी CO2 रिलीज नहीं होगी, कहीं पे भी ग्लाइकोलाइसिस में CO2 रिलीज नहीं होती। जबकि क्रेब साइकिल में CO2 रिलीज होती है, CO2 प्रोडक्शन अक्कर। दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस जब देखे थे ये भी 10 स्टेप प्रोसेस थी और क्रेब साइकिल में 10 स्टेप प्रोसेस थी। दोनों में 10 केमिकल रिएक्शन थी, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में 10 केमिकल रिएक्शन कैसी थी, लीनियर पैटर्न में थी, लीनियर पैटर्न में थी, लीनियर पैटर्न में थी, एकदम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइन से थी। जबकि आपकी क्रेब साइकिल देखेंगे ये कैसी होती है, साइक्लिक प्रोसेस होती है, साइक्लिक प्रोसेस थी। ये लीनियर प्रोसेस नहीं थी, ये लीनियर प्रोसेस थी, ये आपकी साइक्लिक प्रोसेस थी। LINEAR, लीनियर प्रोसेस। लीनियर पैटर्न में था, वो साइक्लिक पैटर्न में था। अगली बात, ग्लाइकोलाइसिस जब हो रही थी तो उससे मात्र, पूरी ग्लाइकोलाइसिस से मात्र आपको कितने एटीपी का फायदा हुआ था, 8 ATP का फायदा हुआ था टोटल। जबकि क्रेब साइकिल से, पूरे क्रेब साइकिल से, एक साइकिल से 12 ATP, तो 2 साइकिल घूमती है तो 24 ATP का फायदा होता है क्रेब साइकिल से। एक ग्लूकोज से 8 ATP मिलता है, जबकि एक ग्लूकोज से क्रेब साइकिल से 28 ATP मिलता है। यहाँ पे लेस, वहां पर मोर ATP मिलता है। ये मेजर डिफरेंस है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच में, जिनको हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। साइड दोनों का अलग अलग है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और एक साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। एक में CO2 प्रोडक्शन हो रहा है, एक में नहीं हो रहा। एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक लीनियर प्रोसेस है, एक में लेस एनर्जी निकल रही है, एक में मोर एनर्जी निकल रही है। एक और डिफरेंस छूट गया, ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शन दोनों में होता है, जबकि क्रेब साइकिल ओनली और ओनली एरोबिक रिएक्शन में होता है। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को आपका यूनिवर्सल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब आज की क्लास में पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस खत्म कर लिए हैं हम, क्रेब साइकिल खत्म कर लिए हैं। अब पढ़ने वाले हैं आज क्लास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के नाम से भी जानते हैं। चैन बोलो या सिस्टम बोलो, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इसको ऐसे समझने का तरीका समझाते हैं। आप ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बैंक था, और यहाँ पर जितने भी चेक थे वो सारे चेक कैश होंगे। चेक याद करो, चेक किसे कहते थे, आपकी बॉडी के अंदर चलने वाले चेक कौन है, NaDH2 एक चेक है, और दूसरा चेक था FADH2। ये एनर्जी रिच कंपाउंड है जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस में बने हैं, क्रेब साइकिल में बने हैं, लिंक रिएक्शन में बने हैं। इन सभी के दौरान आपके ये प्रोडक्ट बने थे, NaDH2, FADH2, ये सभी प्रोडक्ट आपके बन चुके एनर्जी रिच कंपाउंड है जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल आपको मिले हैं। ये एनर्जी रिच कंपाउंड
बैंक में आएंगे, जब चेक है, जब बैंक में आएंगे, बैंक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आएंगे NADH2 FADH2, एक NADH2 से आपको 3 ATP का फायदा होगा और एक FADH2 से 2 ATP का फायदा होगा। कब होगा? जब ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में बनने वाले ये NADH2 और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आएंगे, तब यहां पर ये प्रोसेस होगी। एक NADH2 से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP का फायदा होने वाला है। ठीक है, तो बैंक का नाम जहां पर वो चेक कैश होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो याद करते हैं, पूरी ग्लाइकोलाइसिस आपके सामने रख देते हैं हम। ग्लाइकोलाइसिस, पूरी ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH2 बने थे? किसी को याद है? पूरी ग्लाइकोलाइसिस आप सामने से याद करो, पूरी ग्लाइकोलाइसिस उसमें कितने NADH2 बने थे? मात्र 2 NADH2 बने थे। याद रखना, सिर्फ 2 NADH2 बने थे पूरी ग्लाइकोलाइसिस में। और बने नहीं बने। FADH2 बने कहीं पे पूरी ग्लाइकोलाइसिस में? 0 FADH2 बने, कोई FADH2 नहीं बना। इतना पता है। फिर दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन जब पढ़ाए थे तो लिंक रिएक्शन से याद करो कितने NADH2 बनते हैं? तो लिंक रिएक्शन से भी 2 NADH2 बनेंगे। FADH2 बनेगा? नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं हम क्रेब्स साइकिल की। इसके बाद हमने तीसरा स्टेप पढ़ा था, क्रेब्स साइकिल पढ़ाया आपको। और क्रेब्स साइकिल याद करो, क्रेब्स साइकिल से कितने NADH2 बने थे? क्रेब्स साइकिल से बना था, याद करो, 4 बार ऑक्सीडेशन हुआ था, उसमें 3 NADH2 एक बार में बने थे। 1 साइकिल में 3 NADH2 और 2 बार साइकिल घूम रहा था, इसलिए 6 NADH2 बने पूरी क्रेब्स साइकिल में, 2 बार क्रेब्स साइकिल घूमने के बाद। और कितने FADH2 बने थे? तो एक बार में एक FADH2 बना था, 2 साइकिल में 2 FADH2 बने। मतलब बात करें, जब एक ग्लूकोज का रिस्पायरेशन हो रहा हो, एक ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगी। फिर क्या होगा? लिंक रिएक्शन होगा। फिर क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस से 2 NADH2 निकलेंगे, लिंक रिएक्शन से 2 NADH2 निकलेंगे, और क्रेब्स साइकिल से 2 NADH2 और 6 NADH2 और 2 FADH2 निकलेंगे। ये जितने भी एनर्जी रिच कंपाउंड बने हैं, चेक है, तो समझ लो चेक बने हैं। और ये जितने भी चेक हैं एनर्जी रिच कंपाउंड है, ये NADH2 और FADH2 सभी के सभी कहां जाएंगे? ये NADH2 और FADH2 जितना भी बना है, किसी रिएक्शन बना है, सब के सब पहुंचेंगे बैंक में। बैंक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे जब, तो याद करो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम देखते हैं, बड़ा सा बना लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसमें पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुंच गए। कौन कौन पहुंचा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन पहुंचा? 2 NADH2 यहां से, 2 NADH2 यहां से, और 6 NADH2 यहां से। मतलब 2, 2, 4 और 6, 10 NADH2 अंदर घुसे। कितने NADH2 घुसे? 10 NADH2। और FADH2 कितना? सिर्फ 2 FADH2, तो 2 FADH2 प्लस 2 FADH2। कितनी चीजें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास पहुंचेंगी। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास पहुंचेगी, बैंक में पहुंचेगी, तो बैंक वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद क्या कर देगा? चेक, जितना चेक आएगा उतना पैसा कैश दे देगा। तो कितना चेक आया है? 10 NADH2 निकले हैं। एक NADH2 मतलब कितने लाख का चेक है? 3 लाख का चेक है, 3 ATP के बराबर है। तो 10 NADH2 से कितने ATP निकाल कर देगा? 10 NADH2 से निकाल कर देगा, 1 से 3 देना था, तो 10 से 30 ATP देगा। और एक FADH2 से 2 लाख का चेक है, एक FADH2 से 2 ATP निकलेंगे, तो 2 FADH2 से 4 ATP निकलेंगे, 4 ATP। और इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कितने ATP निकलेंगे? तो 30 प्लस 4 34 ATP बाहर निकलेंगे। 34 ATP आपके कहां से निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। एक ग्लूकोज के रिस्पायरेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से 34 ATP निकलते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वर्ड भी यहां पर यूज कर सकते हो। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ,
कोई पूछे कि एक ग्लूकोज के कंप्लीट रिस्पायरेशन से, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस हो, लीफ रिएक्शन हो, सब मिलाकर एक ग्लूकोज के कंप्लीट रिस्पायरेशन से कितने एटीपी बनते हैं, आंसर होगा 34 एटीपी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। ठीक है, और बताओ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से निकला 34, डायरेक्ट कितने निकल चुके थे, तो ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट निकला था 2 एटीपी, और अभी क्रेब साइकिल में भी 2 एटीपी, टोटल 4 एटीपी डायरेक्ट मिले आपको। तो 4 मिल गए आपको डायरेक्ट और 34 मिले इनडायरेक्ट, तो मिलाकर हो गया 34 + 4 = 38 एटीपी। इसलिए एक ग्लूकोज से 38 एटीपी मिलता है। याद रखिएगा, पूरे आपके एक ग्लूकोज बराबर कितने एटीपी होता है, तो 38 एटीपी के बराबर होता है। इस 38 एटीपी में डायरेक्ट कितनी बनती है और इनडायरेक्ट कितनी बनती है, तो इनडायरेक्ट आपको मालूम चल गई 34 एटीपी। 38 में से 34 एटीपी जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बनती है, इनडायरेक्ट बनती है। और बची हुई 4 एटीपी जो है वो बची हुई 4 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनती है, एसएलपी से बनती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। इतनी सी बात आपको समझ में आई। मतलब इस प्रोसेस नहीं समझ वाले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने से पहले आप बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो बैंक है जहां पर सारे एनर्जी रिच कंपाउंड आएंगे और उनसे एटीपी मिलेगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से 2 NADH2 निकलता था, लिंक रिएक्शन से 2 NADH2 निकलता था, और क्रेब साइकिल से 6 NADH2 और 2 FADH2 निकलते थे। वो सभी एनर्जी रिच कंपाउंड यहाँ पहुंचे, तो 2 2 4 और 6 6 4 10 NADH2 पहुंचा और 2 FADH2 पहुंचा। 10 NADH2 से बन गया 30 एटीपी और 2 FADH2 से बन गया 4 एटीपी। इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से 34 एटीपी निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ये कहाँ चलती है प्रोसेस, पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की सिस्टम कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में चलता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है प्रोसेस। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया से इतनी सारी एनर्जी निकलती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है इतना लार्ज अमाउंट में। अगला स्टेप, अगर इतना समझ गए हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन आएगा, 10 NADH2 और 2 FADH2 आएंगे। कहां से आए, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल से। पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कितना एटीपी निकलेगा, 34 एटीपी। एक NADH2 से कितने एटीपी निकलेंगे, 3 एटीपी, और एक FADH2 से 2 एटीपी निकलेगा। अब कैसे निकला, 1 से 3 और 2 से एक FADH2 से 2 एटीपी और एक NADH2 से 3 एटीपी कैसे निकला, ये अगले स्टेप में पढ़ते हैं, ये हम आज पढ़ते हैं आगे। हमने अगली बात बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं वो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम बना के दिखाते हैं एक बार। ये रही माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं हम सब कुछ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर की है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहर की मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहर की मेम्ब्रेन हुई। उसके बाद सेकेंड लेयर मेम्ब्रेन होगी। ये देखो सेकेंड लेयर मेम्ब्रेन है, आपको मालूम होगी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जिग जैग होती है, सर्वल टाइम कर्व होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पढ़ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पढ़ लिए। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की खाली जगह क्या कहते थे, तो आपको पढ़ाए थे, इसके बीच की खाली जगह को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। और इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को समझ गए, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, उसके बीच की जगह को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के अंदर के भाग को ये कहेंगे, सबसे अंदर वाले भाग को कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इतने पार्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, 4 भाग में बांट दिया गया। सबसे बाहर में आउटर मेम्ब्रेन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। तो बताइए जल्दी से, आपकी ग्लाइकोलाइसिस कहां हो रही थी, ग्लाइकोलाइसिस कहां हो रही थी, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मतलब बाहर में, यहां पर हुई आपकी साइटोप्लाज्म में सबसे बाहर में, और यहां पर हो रही थी आपकी ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपकी लिंक रिएक्शन कहाँ हुई? लिंक रिएक्शन हुई आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ पर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। उसके बाद आपका क्रेब्स साइकिल कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, यहाँ पर हुआ क्रेब्स साइकिल, ये जगह पर। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां चलेगा। याद रखिए इनर माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। ईटीएस कहां चलता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ईटीएस में। ठीक है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, इस मेम्ब्रेन में चलता है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन चलता है? आपका क्या चलता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपका चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां चलेगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर साइड क्या होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होगा। बाहर साइड में क्या होगा? बाहर साइड में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होगा। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और मैट्रिक्स के बीच होगी घटना। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां होगा? मैट्रिक्स के बाहर और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, बीचों बीच में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो बनाते हैं डायग्राम, ये समझ गए होगे, साइट समझ गए हो कि कहां पर होती है घटना। आंसर होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ क्या क्या होगा? एक तरफ होगा मैट्रिक्स और एक तरफ होगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। डायग्राम बनाकर दिखाते हैं हम आपको। ये रही आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन बना रहे हैं हम आपको। ये रही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सपोज ये रही आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इतनी मोटी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इसको मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इसको जूम करके दिखा रहा है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर साइड क्या होगा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होगा और नीचे साइड क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होगा। और आपकी घटना कहां पर होगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पड़ेंगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये रही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहां से लेकर यहां तक। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को अगर हम ध्यान से देखें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ साइटोक्रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? साइटोक्रोम। अब कोई पूछेगा साइटोक्रोम क्या होता है? तो साइटोक्रोम एक स्पेशल तरह के प्रोटीन होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होते हैं। कैसे प्रोटीन है? साइटोक्रोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बाउंड प्रोटीन है, मेम्ब्रेन बाउंड। बाउंड मतलब बंधे हुए, मेम्ब्रेन से चिपके हुए, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है। ठीक है, और इस प्रोटीन की खास बात होती है, साइटोक्रोम नाम के प्रोटीन की स्पेशल खास बात होती है कि इसमें हिम ग्रुप पाया जाता है। कौन सा ग्रुप? हिम ग्रुप पाया जाता है, HEAM है ना, हिम ग्रुप पाया जाता है। हिम ग्रुप मतलब हीमो ग्रुप पाया जाता है। आयरन पाया जाता है, मतलब इसमें कौन सा चीज चिपका होगा? आयरन चिपका हुआ। हीमो मतलब आयरन होता है। इसमें हीमो ग्रुप पाया जाएगा, याद रखिएगा, इसमें हीमो ग्रुप पाया जाएगा। हीमो ग्रुप मतलब आयरन को फैक्टर की तरह पाया जाएगा। इसमें को फैक्टर कौन होगा? साइटोक्रोम को एक्साइटेड करने वाला को, ये साइटोक्रोम एंजाइम को, हाँ, साइटोक्रोम को एक्साइटेड करने के लिए कौन सा को फैक्टर यूज करेंगे? हिम को फैक्टर होगा, आयरन होगा। साइटोक्रोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है जिसमें हिम ग्रुप को फैक्टर पाया जाता है। एक प्रोटीन का नाम है। कहां पाया जाएगा प्रोटीन? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है साइटोक्रोम। क्या देखिएगा? साइटोक्रोम मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला एक प्रोटीन का नाम है। तो डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको साइटोक्रोम का। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है, इसमें साइटोक्रोम पाए जाएंगे। पहला साइटोक्रोम जिसका नाम होगा साइटोक्रोम बी, पहले वाले का नाम रखते हैं साइटोक्रोम बी। दूसरा साइटोक्रोम जिसका नाम रखते हैं, ये रहा दूसरा साइटोक्रोम जिसका नाम है साइटोक्रोम C1। देख सकते हो बी और C1 एक दूसरे से अटैच्ड हैं, दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना लिए। एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ बी और C1, दो साइटोक्रोम जो हैं, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना, एक दूसरे जोड़ के रख देंगे। फिर तीसरा साइटोक्रोम को देखेंगे। तीसरा साइटोक्रोम है जिसका नाम है साइटोक्रोम C। ये अकेला रहना पसंद करता है, अकेला चलो, किसी से नहीं जुड़ के चलेगा। चौथा साइटोक्रोम इसमें पाया जाता है जिसका नाम है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A। और पांचवा जो साइटोक्रोम है उसका नाम है
साइटोक्रोम A3। इस तरह आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में कितने तरह के साइटोक्रोम पाए जाते हैं? 5 तरह के। कौन कौन से? B, C1, C, A और A3। B और C1 एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, A और A3 एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, C किसी से कनेक्टेड नहीं होता, एकला चलो वाला सिद्धांत है, अकेला रहता है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, ये सिंगल रहता है, और ये दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। कितना समझ में आ रहा? ये किसका डायग्राम बना रहे हैं हम? आपका डायग्राम बना कर दिए हैं, जो आपका डायग्राम बना हुआ सामने में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का डायग्राम है, जहां पर घटना होने वाली है। यहां पर देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एक और चीज दिखाई देगी, FMN नाम का कोफैक्टर दिखाई देगा, FMN। और यहाँ पे एक एंजाइम भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, जिसको कोएंजाइम Q या यूबीक्विनोन के नाम से जानते हैं। यूबीक्विनोन भी लिख सकते हो और कोएंजाइम Q भी लिख सकते हो, आपकी कोएंजाइम Q दोनों सही है। कोएंजाइम Q लिख दो या यूबीक्विनोन लिख दो, ये आपकी इच्छा है, जो आपको मन करे वो आप लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाए, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को जूम करके दिखाए जहां पर घटना होगी। कौन सी घटना यहाँ पर होगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा यहाँ पर। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को हमने जूम किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के एक साइड होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दूसरी तरफ होता है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कई सारे साइटोक्रोम होते हैं, जिनका नाम है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ये 5 तरह के साइटोक्रोम पाए जाते हैं। एक आपका यूबीक्विनोन नाम का एक यूबीक्विनोन या कोएंजाइम Q भी पाया जाता है, और इसके अलावा FMN नाम का कोफैक्टर पाया जाता है। इतनी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पहले से पाई जाती हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का डायग्राम है। और आपको बताया साइटोक्रोम में कोफैक्टर कौन होगा? तो साइटोक्रोम में कोफैक्टर होगा Fe आयरन। आयरन होगा, हीम प्रोटीन है ये। हीम प्रोटीन होने की वजह से इसमें हीम ग्रुप होगा, आयरन ग्रुप होगा। हीमोग्लोबिन की कमी होने पे डॉक्टर आयरन की गोली खाने को कहता है। तो देखो आयरन जोड़ दिए सभी में, Fe3+। सभी में साइटोक्रोम में कौन सा चीज होगा? Fe3 पॉजिटिव, Fe आयरन होगा, हीम ग्रुप होगा। तो देखो हीम ग्रुप जोड़ दिए, और ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन खत्म, डायग्राम खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे चलता है। पहले डायग्राम बनाना जरूरी है, तब समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। थैंक यू।